जो HIV वायरस आ गया है, ठीक है ना, मतलब कि जो एड्स का वायरस है HIV वो आ गया है, तो अब क्या संक्रमण करेगा हमारे शरीर में। सबसे पहले वह जो मैक्रोफेज हमारी बृहद भक्षाणु थी जो मोनोसाइट बदल ली थी, है ना, मैक्रोफेज में उन कोशिकाओं को संक्रमित करता है और फिर उनको DNA को संक्रमित कर देगा, फिर अपनी संख्या को बढ़ाएगा। उसके बाद जो संख्या को बढ़ा रहा है, यानी कि यहाँ से शुरुआत हो रही है HIV के गुणन की, यानी HIV के बनने की। तो इसी वजह से हम मैक्रोफेज को HIV की फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यह टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट की टी हेल्पर यानी सहायक कोशिका को संक्रमित करके उन्हें नष्ट करता है और उनकी वृद्धि अपनी मतलब करता है, ठीक है ना। और इसी तरह से अतः TH सेल यानी हेल्पर सेल को समाप्त कर देता है वृद्धि लगातार करते करते, जो कि क्या करती थी टी हेल्पर सेल, हमारी प्लाज्मा बी सेल को प्रेरित करती थी क्या बनवाने के लिए, एंटीबॉडीज़ बनवाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगी, एंटीबॉडीज़ अब नहीं बनेगी, जिससे हमारा उपार्जित प्रतिरक्षा जो तंत्र है वह समाप्त हो जाता है। यानी एड्स ने उपार्जित प्रतिरक्षा की न्यूनता कर दी है, डिफिशिएंसी कर दी है, जिससे कई तरह की बीमारी अब होगी। और ये चीज़ क्या है, एक संलक्षण है यानी सिंड्रोम है, जिसमें कई सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होगी, कई सारी बीमारियां एड्स में होती हैं, कौन कौन सी, देखो रोगाणु अब प्रवेश कर जाएंगे क्योंकि एंटीबॉडीज़ हमारे शरीर में है नहीं। तो सबसे पहले कौन से रोगाणु होते हैं, देखो माइकोबैक्टीरियम एवियम। तो ये जो माइकोबैक्टीरियम एवियम होता है ये TB रोग बनाता है ना, ट्यूबरक्लोसिस। इसी तरह से न्यूमोसाइटिस न्यूमोसिस्टिस जो होता है वो वही निमोनिया रोग करता है ना, यानी कि ये भी एक प्रकार है निमोनिया का। जैसे कि हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कर रहा था और एक हमारा कर रहा था इन्फ्लुएंजा करके, है ना। तो इसी तरह से ये भी न्यूमोसिस्टिस जो है ये भी निमोनिया रोग करता है, ठीक है ना। उसके बाद कैंडिडा एल्बिकस, ये एक तरह की कवक है ना, फंजाई है। तो ये कैंडिडा एल्बिकस जो है ये सूजन पैदा करती है हमारे मुंह में और ग्रसिका में, है ना। ग्रसिका क्या होती है, जो हमारा ये जो हमारे खाने वाली वो होती है ट्यूब वो होती है ना, उसमें सूजन पैदा करती है। उसके बाद एक होता है हमारा वायरस कपोशी सार्कोमा, है ना। तो ये कपोशी सार्कोमा जो रहता है वायरस, वो क्या करता है, कैंसर जो हमारा त्वचा का होता है और लसिका ग्रंथियों का, तो उसका कैंसर हो जाता है ना। इसके बाद एड्स के बाद कपोशी सार्कोमा वायरस अटैक कर देता है। फिर उसके बाद लास्ट में टॉक्सोप्लाज्मा, एक तरह का प्रोटोजोआ रहता है। ये टॉक्सोप्लाज्मा जो है ये बीमारी पैदा करता है एनसीफेलाइटिस, है ना, एनसीफेलाइटिस। जो ये बीमारी है ये क्या होती है, ब्रेन को डैमेज कर देती है, जिससे हमारी सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है। तो एनसीफेलाइटिस या एनसीफेलाइटिस। अब देखो इसका पता कैसे लगाते हैं एड्स बीमारी का। तो इसके पता लगाने के लिए 2 टेस्ट होते हैं। एक तो होता है एलिसा टेस्ट, जिसके फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो एंजाइम हमारी क्या नाम है, लिंक्ड और इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जो टेस्ट है, इसमें क्या होता है, देखो ये हेपेटाइटिस बी के लिए भी होता है टेस्ट, जिसमें क्या होता है एल्किलाइन फॉस्फेट होते हैं, ठीक है, एल्किलाइन फॉस्फेटेज और परऑक्सीडेज एंजाइम जो होते हैं उसका इस्तेमाल करके इसका पता लगाया जाता है, अनुक्रिया करके एड्स HIV से पता लगाया जाता है कि इसमें एड्स है या नहीं। यानी कि ये एंजाइम है जो कि लिंक है इम्यूनोसॉर्बेंट एसे से, ठीक है ना। तो ये एलिसा एक टेस्ट होता है एड्स के लिए। और दूसरा अब इसमें आ गया, ठीक है ना, तो उसको और कंफर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कंफर्मेशन टेस्ट। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, इसके बाद इसे हम कंफर्मेशन टेस्ट बोलते हैं। तो 2 तरह के टेस्ट याद है। उसके बाद अब देखेंगे हम एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल, यानी कि जब ये हमारे शरीर में कोई रोग लगा, ठीक है ना, और उसके बाद जो वो लक्षण दर्शाएगा, तो उसके बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, यानी रोगाणु के प्रवेश से लेकर उस रोग के लक्षण उत्पन्न करने तक का समय, ठीक है ना। जैसे में एड्स में जो है लगभग महीने से लेकर 5 से 10 साल तक के बाद लक्षण दर्शाता है, ठीक है ना। तो एड्स में लगभग 2 महीने से लेकर 10 साल तक का हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड उद्भवन का। अब एक और है ARC क्या होता है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हल्के फुल्के होते हैं
जिसे हम ARC बोलते हैं, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, जैसे कि वज़न का कम हो जाना, वेट कम होना, सर दर्द होना, दस्त, बुखार, है ना, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे ARC होते हैं। उसके बाद इसकी रोकथाम क्या है, इसकी ट्रीटमेंट होता है। अभी तक एड्स का उपचार कोई नहीं है, इसका सिर्फ ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में कुछ दवाएं हम देते हैं, मेडिसिन देते हैं, है ना, जो कि प्रतिपक्ष विषाणुवी होती है, यानी कि एंटी रेट्रोवायरल वाली होती है, यानी कि जो वायरस है ना, रेट्रोवायरस, उसको ख़त्म करने की, जो पश्च विषाणु को मारने वाली प्रतिपक्ष विषाणुवी यानी एंटी रेट्रोवायरल कुछ दवाएं होती हैं, जैसे ज़िडोब्यूटिन और सेब्यूटिन। तो ये कुछ दवाएं होती हैं जिनका हम एड्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कैंसर। तो कैंसर के सबसे पहले देखो, हम कैंसर का अध्ययन कर रहे हैं, यानी इसकी पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। तो ये क्या है, एक असंक्रामक रोग है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे नहीं फैलता है, एक असंक्रामक रोग है। कैंसर में क्या होती है, कोशिकाएं जो रहती है असामान्य रूप से विभाजन करने लगती हैं, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है इसमें, देखो जब प्रसामान्य कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, उसको नियंत्रण करने के लिए एक मतलब कि इसके आसपास जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड यानी इस संस्पर्श संदमन यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सेल होती है, यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन सेल होती है, और जिनके अंदर जीन्स रहते हैं, है ना, वो उसको नियंत्रण करते हैं। जैसे कि कौन से जीन्स होते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन रहते हैं, और जीन रिलेटेड टू प्रोग्राम सेल डेथ होते हैं, और ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं। तो ये जीन उसको कंट्रोल करते हैं ताकि वो अनियंत्रित रूप से कार्य ना करे, विभाजन ना करे। लेकिन ये ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन संस्पर्श संदमन वाले जीन, है ना, हमारी सेल। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखती हैं, जिससे कोशिका का भंडार हो जाता है, यानी विभाजन शुरू हो जाता है, यानी कैंसर हमारी कोशिकाएं बन गई है, जिससे ट्यूमर एक आबुर्द हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, जिसे ट्यूमर बोलते हैं। अब ट्यूमर भी दो प्रकार का होता है, एक बेनिन ट्यूमर होता है जिसे सुदम अबुर्द बोलते हैं, और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है दुर्दम अबुर्द। तो ये बेनिन वाला जो ट्यूमर है वो कौन सा होता है, यह अपने मूल स्थान पर रहता है, शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलता है, ठीक है ना, और इससे मामूली क्षति होती है हमारे शरीर को, तो ये इतना घातक नहीं है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ऐसा ट्यूमर होता है जो रक्त से होते हुए शरीर में फैल जाता है अलग अलग जगह पर, जिसे मेटास्टेसिस, यानी इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस को जो रक्त से इधर उधर फैलना, और ये बहुत ज़्यादा जानलेवा है, मेटास्टेसिस कहते हैं, जो सबसे डरावना गुण होता है, ठीक है ना। और इससे बनने वाली जो सेल हैं वो क्या हो रही हैं, नव द्रव्य इन्हें बोलते हैं, न्यूप्लास्टिस सेल बोलते हैं, जो ट्यूमर से यानी कैंसर में जो सेल बनती है उसे न्यूप्लास्टिस नव द्रव्य कोशिकाएँ बोलते हैं। अब देखो यह सक्रियता से कोशिकाओं में हमला करते जाता है, ठीक है ना। अतः अत्यधिक पोषक के लिए, क्योंकि इसे पोषण की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार विभाजन हो रहा है, तो ये सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है, और उन्हें भूखा मार देता है, यानी कि उनसे पोषण ले लेता है। अब इसी स्थिति को क्या कह रहे हैं हम, कैंसर कह रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया है कि सबसे पहले सामान्य कार्य कोशिका कर रही है, जिसमें उसके जो जीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन, वो सही नियंत्रण कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, है ना। ट्यूमर सप्रेसर जीन, जीन रिलेटेड टू प्रोग्राम सेल जीन देख रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई खराबी होती है तो उस सेल को मार देते हैं, नष्ट करने का कार्य करते हैं, यदि नियंत्रण खराब होता है तो ये नॉर्मल सेल बन रही है। लेकिन असामान्य कार्य करने पर क्या होता है, एबनॉर्मल ट्यूमर सेल बनती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं किसमें, ऑन्कोजीन में, और जो हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन, जीन रिलेटेड टू प्रोग्राम, ये वाले डेथ सेल, ये सही से क्या नहीं कार्य नहीं करते हैं। तो इस वजह से हमारे क्या हो जाता है, ये एबनॉर्मल ट्यूमर बन जाए, यानी ट्यूमर बनने लगता है, ठीक है ना, यानी कैंसर हो जाता है। अब कैंसर कारक क्या होते हैं, कार्सिनोजन जिसे बोलते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं कार्सिनोजन बोलते हैं इसे। यह तीनों प्रकार के होते हैं, जैविक, रासायनिक, सबसे पहले हमारा है भौतिक, ठीक है ना, भौतिक, रासायनिक और जैविक, तीनों हो सकते हैं। पहला भौतिक कौन से कारक है, जैसे विकिरण होती है, रेज होती है,
एक होती है एक्स रेज, है ना, गामा किरणें, एक्स किरणें, है ना, ये जो किरणें होती हैं ये आयनीकारी किरणें होती हैं, है ना, इससे भी क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, एक्स किरणों से, गामा किरणों से। और एक होती है हमारी पराबैंगनी किरणें, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, वो हमारी अनायनीकारी किरणें होती हैं, नॉन आयन क्या बोलते हैं, नॉन आयनाइजिंग रेज होती है, उससे क्या होता है, हाँ, उससे भी कैंसर हो जाता है। तो ये दोनों तो आयनाइजिंग रेज हो गई हमारी, एक्स किरणें और गामा किरणें, और ये वाली नॉन आयनाइजिंग, ठीक है ना। अतः यह डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं जिससे नवद्रव्य न्यूप्लास्टिक सेल का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये होता है। अब दूसरा कारक रासायनिक कारक है, जैसे कि तंबाकू किस तरह से कैंसर बनाता है, क्योंकि उसके अंदर एन नाइट्रोस डाईमिथाइलिन होता है। एन नाइट्रोस डाईमिथाइलिन क्या करता है भाई, ये हमारी कुपिकाओं को और मुख में जो लार ग्रंथियाँ उन्हें वो कर देता है, जिससे न्यू प्लास्टिक सेल बनती है और कैंसर हो जाता है। और डाई भी होती है जो हम सर पे लगाते हैं, उससे भी कैंसर हो सकता है। तीसरा जैविक कारक, बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, कौन, जैसे कि वायरस, है ना, वायरस जो है हमारा कौन सा, ऑन्को वायरस, जो कि क्या कर सकता है, जो प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में, यानी ये सारे जो है प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में बदल देते हैं, है ना, और जो कि निष्क्रिय रूप होता है, और फिर उसके क्या होता है, नॉर्मल सेल बनते हैं। अब एक और मैंने चीज़ यहाँ लिख रखी, ऑन्को वायरस जो है वो STLV सेकेंड होती है हमारी, जिसमें ह्यूमन टी लिम्फोसाइटिक जो वायरस है सेकेंड, उसको क्या करवा देता है, वो सेकेंड रूप हो जाता है, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, जो लिम्फोसाइट है उसकी वृद्धि हो जाएगी, जिसमें ल्यूकेमिया जो है वो हो जाती बीमारी, यानी ब्लड कैंसर हो जाता है। अब कैंसर के पता कैसे करें और उसका डायग्नोसिस कैसे करें, तो उसके पता करने के लिए कैंसर का एक होता है बायोप्सी, है ना। बायोप्सी में क्या होता है, इसी तरह से इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं, और कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली एंटीबॉडीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं पता करने के लिए कैंसर के। अब बायोप्सी में क्या होता है, देखो, तो बायोप्सी में जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर पतले पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययनों द्वारा रुधिर, अस्थि मज्जा से ल्यूकेमिया के मामलों में ऊतक विकृति का पता लगाया जाता है, ठीक है ना, अस्थि मज्जा से ल्यूकेमिया का पता लगाया जाता है, रुधिर का जांच करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल से। तो इस तरह से हम बायोप्सी में ये सारी चीज़ें पता लगाते हैं ना, रुधिर, अस्थि मज्जा में के कैंसरों से कैंसर का पता लगाते हैं बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल से, ठीक है ना। अब दूसरी जो चीज़ है वो क्या है भाई, इमेजिंग, है ना, टेक्निक्स, इमेजिंग, यानी इमेज बनाएंगे हम इसमें क्या, किससे, जिसमें आंतरिक अंग, यहाँ तो हम बाहर से काट कर और उससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो अंदर के अंग होंगे उनका कैसे पता लगाते हैं, इमेजिंग टेक्निक से। तो आंतरिक अंगों के लिए सिटी स्कैन होता है, जिसे हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन में क्या होता है, हम 3D इमेज बनाते हैं, और ये एक्स किरणें होती हैं ना, इसमें हम एक्स किरणें को इस्तेमाल करते हैं, जो कि कौन सी थी, आयनीकारी किरणें थी। और रेडियोग्राफी में भी हम यही करते हैं, एक्स किरणों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर 3D इमेज वगैरह नहीं बनती, ठीक है ना। MRI जो होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना, हाँ, जो भी इमेजिंग, तो जो ये इमेज हम बनाते हैं, यानी यहाँ पर भी 3D इमेज बनती है, ये अनआयनीकारी होती है, नॉन आयनाइजिंग होती है किरणें, रेस, ठीक है ना। तो MRI जिसमें हम तीव्र जो है उसका चुंबकीय किरणों का और अनायनीकारी जो किरणें हैं उसका इस्तेमाल करके 3D इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एंटीबॉडी, यानी तीसरा जो था, हम मॉलिक्यूलर जैविकी से पता कैसे लगाएं कि कुछ विशेष एंटीबॉडी होती है जिसे हम कैंसर विशिष्ट प्रतिजन बोलते हैं, उसके विरुद्ध प्रतिरक्षियाँ, यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन्हें बोलते हैं, उसका भी उपयोग करके हम पता लगाते हैं, यानी इन अणुओं, इन मॉलिक्यूलर उससे एंटीबॉडी हमने बनाई, और उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके हम कैंसर का पता लगाते हैं। अब इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, देखो इसकी ट्रीटमेंट्स होते हैं कौन कौन से, सर्जरी, है ना, सबसे जो सामान्य हम पहले करते हैं वो हम करते हैं सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में क्या होगी, किडनी होगी, और रेडियोथेरेपी में कौन सी किडनी होगी, अभी हमने देखा था
कौन सी होती है, एक्स किरणें होती है ना, और हाँ एक्स किरणें जो कि आयनीकारी किरणें होती है। और कीमियोथेरेपी में क्या दिया जाता है, हमारे दवाएं दी जाती है, रसायन दिए जाते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, है ना, कीमियोथेरेपी जैसे बालों का झड़ना, अरक्ता, ये सब हमारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और एक और होती है, ये सामान्य रूप में दी जाती है, एक होती है इम्यूनोथेरेपी, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करा जाता है। अब एक चीज़ लिखिए लास्ट में, अबुर्द कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती हैं। यानी जो कोशिकाएं हैं अबुर्द, वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से बचती हैं, है ना, तो उसको नष्ट किए जाने से बचती है। तो इसके लिए हम जैविक अनुक्रिया रूपांतरण, यानी एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होता है वाई इंटरफेरॉन, तो उसको हम डालते हैं। ये जैविक पदार्थ हैं जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है, यानी हम जो रोगी है उसको सक्रिय करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ा देता है, जिससे अबुर्द को नष्ट करने की सहायता, जो अबुर्द यानी जो ट्यूमर है उसको नष्ट करने की सहायता करता है। यानी कि हम वाई इंटरफेरॉन से बढ़ा देते हैं कि इसके प्रतिरक्षा तंत्र को, रोगी के, है ना। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ें देखी, एड्स और कैंसर।